नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 107 के चैप्टर नंबर 11 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा यूरो केंद्रिता और ग्लोबल साउथ परिप्रेक्ष्य। जहां इस चैप्टर में हमें यह पढ़ाया जाएगा कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं, तो इस अध्ययन में हम पूरी दुनिया को दो भागों में बांट देते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि एक उत्तरी दुनिया और एक दक्षिणी दुनिया, एक नॉर्थ और एक साउथ। जब हम नॉर्थ में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यूरोप विश्व की राजनीति की धुरी रही है। तो ऐसे में जो यूरोप का अध्ययन है, यूरोपीय विचारकों का अध्ययन है, यूरोपीय केंद्रिता का अध्ययन है, इसे ही इस चैप्टर में यूरो केंद्रिता का नाम दिया गया है। और दूसरा, जो हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, साउथ जोन की बात करते हैं, जिसमें एशिया अफ्रीका के देश आते हैं, इन्हें ग्लोबल साउथ का नाम इस चैप्टर में दिया है। यानी कि जब हम यूरो केंद्रिता की बात करेंगे तो हम बात करेंगे यूरोपीय देशों की, और ग्लोबल साउथ की बात करेंगे तो हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के देशों की, अफ्रीका महाद्वीप के देशों की और एशियाई देशों की। तो चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर में यूरो केंद्रिता का अर्थ और उसका क्या महत्व बताया गया है, और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ का क्या महत्व बताया गया है। तो जब हम यूरो केंद्रिता की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि यूरो केंद्रिता की अवधारणा यह है कि यूरोप में ही सभी प्रकार के ज्ञान का उदय हुआ है। यूरोप ही पूरे विश्व की जननी है। पूरे विश्व में सभ्यता का प्रचार प्रसार यूरोप ने किया है, ऐसा यूरो केंद्रिता का कहना है। यानी कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप का दृष्टिकोण बहुत ही छोटा दृष्टिकोण दिखाई देता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से यूरोप के ज्ञान के आसपास ही घूमता फिरता रहता है। इसने साउथ जो कंट्रीज़ रही हैं, इन कंट्रीज़ के योगदान को अनदेखा किया है, जबकि ऐसा नहीं है कि साउथ ने कुछ नहीं दिया। पूरे विश्व में ज्ञान वैज्ञानिक खोज में साउथ देशों का भी जो है वो बहुत योगदान है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस योगदान की अनदेखी करता है। हम ये देखते हैं कि पश्चिमी सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा यूरो केंद्रीय ज्ञान का कहना है, और ये कहता है कि पूंजीवादी जो विकास है यही आधुनिकीकरण की समझ है। यानी कि जब हम यूरो केंद्रीय अवधारणा की बात करते हैं तो इसकी सबसे पहली बात यह है कि पश्चिमी सभ्यता ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात क्या है कि पूंजीवाद का जो विकास है यही सभ्यता का विकास है, यही प्रगति है, यही तर्क है। दूसरी बात यह है कि ये लोग ये कहते हैं कि यूरोपीय ज्ञान ने खुद को दूसरों से सर्वश्रेष्ठ माना है। इनका ये मानना है कि दुनिया में शासन करने के लिए ही ये आए हैं, और इनकी वजह से ही पूरी दुनिया आधुनिक हो सकती है। यूरोप पश्चिम को श्रेष्ठ सभ्यता के रूप में चित्रित किया जाता है। जब हम ज्ञान विज्ञान संस्कृति और सभ्यताओं की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि यूरोपीय संस्कृति सबसे सभ्य है, यूरोपीय लोग तर्कशील हैं, यूरोपीय लोग विज्ञान में सबसे आगे हैं, जबकि दक्षिणी लोग धर्म में, प्रकृति में, अध्यात्म में हैं। तो ऐसे में यूरोपीय लोग जो हैं वो विकसित हैं, और जो दक्षिणी देश हैं ये कैसे हैं, पारंपरिक हैं, पिछड़े हैं, अविकसित हैं। तो एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूरो केंद्रिता क्या है, तो आप इसमें यही बताएंगे। जब हम यूरो केंद्रिता की बात करते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह दृष्टिकोण पढ़ते हैं कि यूरो केंद्रिता के अंतर्गत यूरोप सभ्य है, यूरोप विकसित है, और यूरोप ही पूरे विश्व का विकास का रथ जो है वो यूरोप ही खींच रहा है। तो यानी कि यूरोप को बढ़ा चढ़ाकर यूरो केंद्रिता कही गई है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आलोचकों का कहना है। वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें यूरोप ही सर्वश्रेष्ठ हमें दिखाई देता है। आगे यूरो केंद्रिता और ज्ञान का विभाजन। तो देखो, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो इसे दो भागों में बांट दिया जाता है, एक पश्चिमी ज्ञान और एक गैर पश्चिमी ज्ञान। चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, या किसी भी विषय की बात करें, तो हम ये कहेंगे कि वो पूरा का पूरा ज्ञान पश्चिमी ज्ञान से प्रेरित है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि यूरोप में ही आधुनिकता की उत्पत्ति हुई है, यूरोप में ही आधुनिक मनुष्य जो है, आधुनिक मानवीय जो सभ्यता है, आधुनिक मानवीय जो संस्कृति है, वो यहीं पर ही उत्पत्ति हुई है। विश्व में सबसे पहली बार प्रबोधन यहीं पर ही हुआ है, सबसे पहली बार ज्ञानोदय यहीं पर ही हुआ है, सबसे पहली बार धर्म को चुनौती यहीं पर दी गई है, ऐसा यूरोप के लोगों का मानना है। तो एक लाइन में बात की जाए तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि यूरोप की सर्वश्रेष्ठता हर क्षेत्र में यूरो केंद्रिता है। ऐसे में यूरो केंद्रिता के दो प्रमुख आधार हैं, एक विकासवाद और एक द्वैतवाद। विकासवाद ये कहता है कि विश्वास है कि पश्चिमी समाज गैर पश्चिमी समाज की तुलना में बहुत जल्दी विकसित हुए हैं और बहुत अधिक विकसित हुए हैं। जैसे कि चार्ल्स डार्विन की एक किताब है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें इस बात पर तर्क दिया गया है कि प्रजातियां कैसे आगे बढ़ी हैं। तो
तो जब हम बात करते हैं प्रजातियाँ कैसे आगे बढ़ी हैं, तो हम ये कहते हैं कि यूरोप की प्रजाति ही बहुत तेज गति से आगे बढ़ी है। उन लोगों में विकसित होने की क्षमताएं हमसे ज़्यादा थीं, इसलिए उन्होंने पूरे विश्व को अपना गुलाम बनाया, और ऐसे पूरे विश्व को गुलाम बनाना जरूरी था। जैसा कि भारत के लिए भी ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने ये घोषित कर दिया कि वो भारतीय लोगों पर शासन करने के लिए ही बने हैं, क्योंकि भारतीय लोगों में शासन करने की कला नहीं है। इस प्रकार के तर्क देकर ये लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करते थे। दूसरी बात है द्वैतवाद। देखिए, द्वैतवाद का मतलब है जब जहाँ पर दो चीज़ें एक साथ आके क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं, या फिर दो चीज़ों का एक साथ उदय हो रहा है। अलग अलग विषयों में अलग अलग अर्थ हो सकता है इसका। जब ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो ये तर्क देता है नियतिवादी और भौतिकवादी में, क्योंकि दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो भाग्य पर भरोसा करते हैं, एक होते हैं जो कर्म पर भरोसा करते हैं। तो ऐसे में जब प्रकृति और मनुष्य का ज्ञान दोनों एक साथ चलता है तो उस स्थिति को भी द्वैतवाद कहते हैं। और यहाँ पर जब हम पश्चिमी ज्ञान और गैर पश्चिमी ज्ञान का आपस में टकराव देखेंगे तो यहाँ पर ये द्वैतवाद होगा। तो ऐसे में दो अंतर विरोध आएंगे, एक स्व और एक अन्य। जैसे कि सुजाता पटेल यहाँ पर लिखती भी हैं कि जब हम यूरो केंद्रिता की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ज्ञान का विभाजन को भारत के प्रशंसकों द्वारा भारत के शैक्षणिक ज्ञान को कैसे और संदर्भ किया जाता है। यानी कि जब हम यूरोपीय विद्वानों की बात करते हैं और भारतीय धर्म की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हिंदू धर्म की जितनी भी महान परंपराएं हैं, जितनी भी लोक संस्कृतियाँ हैं, इसे पश्चिमी लोग कहते हैं ये सब चीज़ें छोटी हैं। और जबकि जो यूरोप की संस्कृतियाँ हैं, यूरोप के जो दार्शनिक हैं, यूरोप के जो विचारक हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका ये मानना है कि भारत में जितनी भी चीज़ें हम गुणगान गाते हैं ना, ये सब चीज़ें विद्वानों द्वारा अनजाने में स्वीकार कर ली गई हैं, जबकि ऐसा है नहीं। एशिया में तो हजारों सांस्कृतिक प्रथाएं, हजारों विचार हैं। तो ऐसे में इन सभी विचारों को क्या किया गया है, अनदेखा किया गया है। ऐसे में जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन में ये दोराहे ला देता है कि यार कि केवल यूरोपीय ज्ञानी क्यों, क्या और देशों ने कुछ नहीं किया, और अगर और देशों ने कुछ किया है तो क्यों नहीं उसे दर्ज किया जाता। तो इससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांत एक तरफा है। देखिए, इस चैप्टर में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत की कुल मिलाकर आलोचना करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत है यूरोपीय केंद्रीय। अब देखो आगे कुछ और तर्क दिए गए हैं। ये माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांत है, इसका वर्चस्व पश्चिम में है। इसके अधिकांश लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत की उत्पत्ति जो है वो पश्चिमी फिलॉसफी से हुई है। पश्चिम में ही राजनीतिक सिद्धांत और पश्चिम में ही इतिहास का भी उत्पत्ति हुई है। जब हम बात करते हैं प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, ऐसे बड़े बड़े विचारों की, मैकियावेली की, तो ये सब लोग कहाँ हुए हैं, पश्चिम में ही हुए हैं, और इन्हीं की बात यहाँ पर की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत पूर्णतः कैसा है, यूरो केंद्रीय है, क्योंकि इसका मानना है कि इसकी उत्पत्ति ऐसे इतिहास से हुई है जो इतिहास पश्चिम से है, और इसके अलावा अगर किसी देश ने विकास किया है तो इन्हीं के ज्ञान का प्रयोग करके किया है। लेकिन दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि फारसी संस्कृति बहुत अच्छी थी, इनका सभ्यता, एज़टेक साम्राज्य जो थे, इन लोगों ने किस प्रकार से अपनी सभ्यता को चलायमान रखा था। लेकिन जो विस्तारवादी नीतियाँ थी, स्पेन, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इन सब की जो विस्तारवादी नीतियाँ थी, इन सब ने इन सबको क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, इनकी सभ्यताओं को तहस नहस कर दिया, और ये कहा कि ये लोग असभ्य हैं और इन्हें सुधारने के लिए हमें भेजा गया है। इस प्रकार से यूरोपीय संस्कृति को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ साबित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत में जब हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से यूरो केंद्रीय सिद्धांत की बात की गई है, चाहे कूटनीति की बात की जाए, चाहे राज्य की बात की जाए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात की जाए, तो हर चीज़ को यूरोप केंद्रीय बनाया गया है। इनका उद्देश्य यह स्थापित करना है कि यूरोप ने ही पूरे विश्व का पुनर्निर्माण किया है। तो यानी कि यूरो केंद्रीयता की अगर हम बात करें तो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि यूरो केंद्रीयता क्या है। तो आगे क्वेश्चन है कि यूरो केंद्रीयता के दो आधार क्या हैं, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि हम ये पढ़ा चुके हैं कि यूरो केंद्रीयता के दो आधार क्या हैं। आगे चैप्टर में ग्लोबल साउथ के विचार की बात की गई है। तो जब हम ग्लोबल साउथ के विचारों की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ग्लोबल साउथ में साउथ अमेरिकन कंट्रियाँ, अफ्रीकन कंट्रियाँ और एशियाई कंट्रियाँ आती हैं। तो ऐसे में जब हम ग्लोबल साउथ दृष्टिकोण की बात करते हैं तो ये पश्चिम के विरुद्ध है, और इसे विचारों के आधार पर और मनोवैज्ञानिक आधार पर दो भागों में बांटा गया है। यानी कि जब हम विश्व को बात करते हैं तो वैचारिक यानी कि विचारों के आधार पर और मनोविज्ञान के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, जहाँ एक तरफ तो पश्चिम था, दूसरी तरफ क्या था, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ को हम गैर पश्चिम भी कह सकते हैं। तो जैसे कि एडवर्ड सईद ने लिखा है कि पश्चिमी देशों ने किस प्रकार से गैर पश्चिम या फिर ग्लोबल साउथ का नाम गढ़ा, क्योंकि वो अपने आप को आविष्कारक के रूप में दिखाना चाहते थे और इनको उपभोक्ता के रूप में दिखाना चाहते थे। तो ऐसे में गैर पश्चिम या ग्लोबल साउथ वर्ड आया।
इसके अलावा दूसरा एक और दृष्टिकोण है ग्लोबल साउथ वर्ल्ड के लिए कि जिन्हें उपनिवेश बनाया गया, जिन्हें गुलाम बनाया गया, वो ग्लोबल साउथ के देश हैं या गैर पश्चिम देश हैं। इनका ये मानना था ये देश बने ही किसके लिए हैं, गुलाम होने के लिए। बड़े पैमाने पर एशिया के देशों को, लैटिन अमेरिका के देशों को, अफ्रीका के देशों को और ऑस्ट्रेलिया को बड़े पैमाने पर क्या बनाया, इन लोगों ने उपनिवेश बनाया। क्योंकि ये माना जाता है सबसे पहले मशीनरी का निर्माण, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई, तो बड़े पैमाने पर कच्चे माल की ज़रूरत थी और इन्हें ऐसे देशों की ज़रूरत थी जहाँ ये अपने बने हुए सामान की खपत कर सकें। ऐसे में इन लोगों ने बाहरी यात्राएं करी और जब ये नए नए क्षेत्रों में गए तो उन लोगों ने इनका स्वागत किया, लेकिन इन लोगों ने उनका साथ भेदभाव किया और बड़े पैमाने पर युद्ध, कूटनीति, छल नीति के माध्यम से उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इन उपनिवेशों में यूरोपीय साम्राज्यवादी नीतियाँ चलाई इन्होंने और उसके बाद इन्हें गरीब पर गरीब कर दिया गया। तो इसीलिए जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो यहाँ की विशेषताएं हमें दिखती हैं उपनिवेशवाद। यहाँ की विशेषताओं में हमें दिखता है गरीबी, अविकसित, पिछड़ापन। आज भी ज़्यादातर देश क्या हैं, ये अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों के क्या होते जा रहे हैं, पिछलग्गू होते जा रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरे। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO जैसी जो संस्थाएं हैं, इन्होंने पूरे विश्व पर अपने आप को हावी रखा और ये सभी संस्थाएं किसकी हैं, पश्चिमी देशों की हैं, भले ये पूरे विश्व के लिए काम करें। अगर आप आज देखें UNO जैसी जो संस्थाएं हैं, ये क्या कर पा रही है रूस यूक्रेन वॉर में। WHO क्या कर पाया ग्लोबल उसमें लॉकडाउन के दौरान, यानी कोविड-19 महामारी के दौरान WHO ने सिर्फ एडवाइजरी तो जारी करी हैं। गरीब देश कितने बड़े पैमाने पर जनता मारी गई। तो जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो इसकी पहली विशेषता ये आती है यहाँ पर उपनिवेशवाद रहा। इसमें दूसरी विशेषता ये आती है कि ये लोग गरीब रहे, पिछड़े रहे, इनकी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कोई भूमिका ही नहीं दी गई। जब हम बात करते हैं UNO की तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया जैसे देशों को तो वीटो पावर दे दी गई, जबकि जो गरीब थे, पिछड़े हुए देश थे, इनको सदस्यता तो दी गई लेकिन इनके मत का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा। अगर आप 1945 से लेकर 91 तक का इतिहास देखेंगे ना तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ गरीबी, भुखमरी से मारे गए हैं। इनके लिए जो फंड की बात की जाती है वो अखबारों की हेडिंग बनकर रह जाती है। ग्लोबल साउथ देशों की बात की जाए तो इन्हें आर्थिक रूप से कम विकसित देश कहा जाता है। हर स्तर पर, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, सांस्कृतिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, इन्हें निम्न दिखाया जाता है। ये सब इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब ग्लोबल साउथ दृष्टिकोण की अनुपस्थिति देखते हैं तो ये घोर अन्याय है। ये ऐसा है कि विश्व की बहुत बड़ी आबादी की तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ आंख बंद कर ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है केवल गरीबी, बेरोजगारी, यहाँ पर बहुत सारी अवधारणाएं हैं जिनको प्रकाश मिलाना अभी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अधिकांश वैश्विक घटनाएं जितनी भी हैं वो ये माना जाता है कि वो पश्चिमी दृष्टिकोण से प्रभावित हैं। ऐसे में जो ग्लोबल साउथ के देश हैं इनकी आवाज़ें गायब हो जाती हैं, ये अपना अलग सा सिद्धांत बना ही नहीं पाते। जैसे कि जब हम शीत युद्ध की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में लिखा जाता है कि भैया शीत युद्ध में कोई बड़ी लड़ाई हुई नहीं अमेरिका और रूस के बीच में, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन दूसरी तरफ हम ग्लोबल साउथ की ओर देखते हैं तो अफ्रीका के रवांडा में 5 लाख लोग मारे गए गृह युद्ध में। तो ये बड़ी एक लड़ाई नहीं थी। क्यों नहीं इसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में दर्ज किया जाता, क्यों नहीं इसे बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाता। इसके अलावा जितनी भी राष्ट्रीय नीतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ हैं उसमें धन की ही क्यों बात की जाती है केवल, और ऐसी नीतियाँ बनाई जाती हैं जो केवल और केवल विकसित देशों के पक्ष में हो, अल्पविकसित देशों को उससे नुकसान होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यानी कि सतत विकास का। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सतत विकास का क्या अर्थ है। सतत विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास हो जो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, पेड़ों को बचाना होगा। हमें ऐसे बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना नहीं करनी होगी जिनसे बड़े पैमाने पर पॉल्यूशन होता है। अब देखो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, इटली, जर्मनी, जापान, इन सभी देशों ने तो अपना विकास कर लिया, तब पर्यावरण पॉल्यूटेड नहीं हुआ। तब इन्होंने नहीं सोचा कि पर्यावरण को बचाना चाहिए। और आज भी बड़े पैमाने पर तकनीक का बना रहे हैं, आज भी बड़े पैमाने पर परमाणु बमों को बना रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तब पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा। और छोटे देशों को क्योटो प्रोटोकॉल जैसी चीज़ों से बांध दिया जाता है कि आप कार्बन को ज़्यादा उगा रहे हैं, आपको ऐसे उद्योग नहीं लगाने जिससे कार्बन उत्सर्जित हो। पर्यावरण को बचाने की सारी जिम्मेदारी ग्लोबल साउथ को दे दी गई। ये तो एक तरफा निर्णय है ना। तो एक तरफ तो UNO की मीटिंग्स में आप देखते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, यानी कि हजारों सालों के विकास की बात होती है। तो और उसके लिए जिम्मा किसके थोप दिया जाता है, इन गरीब देशों को। तो इस बात पर जोर दिया जाता है कि यहाँ पर पिछड़ापन है, गरीबी है,
ऐसे में इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं इनका प्रभाव निगेटिव है और इन्हें विश्व की आर्थिक प्रणाली में शामिल तो किया जाता है, लेकिन इनके संसाधनों का शोषण किया जाता है, इनके कच्चे माल को अपने देशों में ले जाया जाता है और इन्हें ना बिल्कुल एक डंप का साधन बना दिया गया है। बड़े पैमाने पर कचरे का जो विसर्जन किया जाता है, कचरा जो फेंका जाता है वो इन देशों में फेंक दिया जाता है। तो ये ग्लोबल साउथ की समस्याएं हैं, यहाँ से यहाँ तक यही बताया गया है। आगे चैप्टर में ग्लोबल साउथ के अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत की बात की गई है। तो जब हम ग्लोबल साउथ के अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत की बात करते हैं तो इसे 4 भागों में बांटा जाता है। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जब हम ग्लोबल साउथ के संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो उसे कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले भाग में जो अंतर किया जाता है वो विचारकों के आधार पर अंतर किया जाता है कि भाई पश्चिम में थ्यूसिडाइड्स, थॉमस हॉब्स, मैकियावेली, कांट, ये ऐसे विचार रखते हैं जिन्होंने सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अपने विचार दिए। तो वहीं जब हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ के देशों की तो भारत से नाम आता है कौटिल्य का, चीन से कन्फ्यूशियस का, ऐसे संजू, ये बड़े बड़े शास्त्रीय, धार्मिक, राजनीतिक और बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अपना योगदान दिया। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जब हम बात करते हैं कन्फ्यूशियस की तो इन्होंने कहा है कि कन्फ्यूशियस के विचार शायद साम्यवाद को बढ़ावा दें, इसी प्रकार से उदारवाद को बढ़ावा दें। तो ग्लोबल नॉर्थ जो है वो विषमतावादी महत्वाकांक्षा को चुनौती दे सकता है। इसी के साथ ही साथ जब भारत की बात की जाए तो भारत परमाणु नीति और शांति नीति की बात करता है। आचार्य कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में विदेश नीति के सिद्धांत बताए थे उस दौरान कि एक देश को दूसरे देश से संबंध बनाते हुए किन किन नीतियों पर चलना चाहिए और किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत की बात करते हैं तो 4 भागों में से बांटा जाता है। एक तो पश्चिमी देशों के बारे में बताया जाता है कि जब हम पश्चिम की बात करें तो थ्यूसिडाइड्स जैसे जो लोग हैं, थॉमस हॉब्स, मैकियावेली, कांट, इतने बड़े बड़े जो विचारक हैं, इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अपना योगदान दिया। तो वहीं ग्लोबल साउथ की बात की जाए तो ग्लोबल साउथ के लोग भी पीछे नहीं थे। भारत में कौटिल्य की जो महान कृति अर्थशास्त्र, उसकी तुलना मैकियावेली के ग्रंथ से की जाती है। तो ग्लोबल साउथ के में भी विचारक हुए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे अपने सिद्धांत दिए हैं। कौटिल्य ने विदेश नीति पर अपनी विद्वानता दिखाई है। इसी प्रकार से कन्फ्यूशियस ने साम्यवाद को बहुत पहले ही बता दिया। दूसरी श्रेणी ये है नेताओं के आधार पर विभाजन करती है, यानी कि पहले में किसके हिसाब से बंटवारा किया है हमने? विचारकों के आधार पर। दूसरे में नेता। तो जब हम बात करते हैं साउथ ग्लोबल के नेताओं की तो बड़े बड़े नेता हुए हैं जैसे नेहरू, माओ, म्यांमार की आंग सान सू, फिलीपाइंस के जॉन्स रिजल, इंडोनेशिया के सुकर्नो, इन सब ने विदेश नीति में बहुत सारे दृष्टिकोण दिए हैं। जहाँ पे आगे पैराग्राफ में पूरी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू को संबोधित किया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे विश्व को गुटनिरपेक्षता की नीति दी। यानी कि जब 1945 के बाद शीत युद्ध का प्रकोप जारी हुआ दुनिया में, शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में संघर्षों का एक जो दौर था वो शुरू हुआ। इस दौर में नेहरू ने एक नई नीति दी बांडुंग सम्मेलन में। उन्होंने ये कहा कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना बल्कि अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है। हम किसी भी गुटबंदी का शिकार होना नहीं चाहते, हम अपने आप को एक संप्रभु देश करना चाहते हैं। ऐसे में ये नीति फिर इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, यूगोस्लाविया, इन सभी देशों ने समर्थन दिया और इन 5 देशों ने मिलकर गुटनिरपेक्षता की नींव रख दी बांडुंग सम्मेलन में। देखते ही देखते 1961 में बेलग्रेड में 25 देश इसमें शामिल हो गए। वर्तमान में 120 देश गुटनिरपेक्षता में शामिल हैं। तो गुटनिरपेक्षता का आधार यही था कि कोई भी एक देश सभी देशों पर दबदबा स्थापित नहीं करेगा, हथियारों की होड़ को समाप्त कर दिया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया जाएगा, यूएनओ को समर्थन दिया जाएगा, दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, कोई भी देश किसी भी देश के राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेगा, सीमाओं का सम्मान किया जाएगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखा जाएगा। ये सब नेहरू ने दिया है। और ऐसे में नेहरूवादी सिद्धांत को उतना नहीं मिलता है हक जितना मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत में नेहरू की सोच के योगदान को नजरअंदाज किया गया है, जिससे हमें पता चलता है किस प्रकार से निर्जातीयता के आधार पर आज भी भेदभाव किया जाता है। तो गैर पश्चिमी संबंध के सिद्धांत में जो तीसरा दृष्टिकोण है, इसमें लोगों के आधार पर, पहला वाला किसके आधार पर था? फिलोसफर्स के आधार पर। दूसरा वाला किसके आधार पर था? राजनेताओं के आधार पर। तीसरा वाला किसके आधार पर है? लोगों के आधार पर।
तो इसमें ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कि जो ग्लोबल साउथ के लोग हैं, अगर इनमें से कुछ लोग विद्वान हो गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी विद्वानता प्राप्त की है ये पश्चिमी ज्ञान लेकर ही की है। भारत में भी जितने बड़े बड़े विचारक हुए हैं उन्होंने ज़्यादातर पश्चिमी ज्ञान लिया है, वो वहीं से पढ़कर आए हैं, वहीं के कॉलेजों में पढ़कर आए हैं और उन्हीं की संस्थाओं में काम किया है। ऐसे में यहाँ के लोगों ने अपना कोई भी विवेक प्रयोग नहीं किया है, इन्होंने पश्चिमी ज्ञान की ही कॉपी करके अपने क्षेत्र में विकास किया है। चौथा दृष्टिकोण भी गैर पश्चिम से संबंध है। इसमें यह कहा गया कि एशिया में जितनी भी घटनाएं होती हैं, एशिया में जितने भी अनुभव हैं, वो उन अवधारणाओं को विकसित करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बिल्कुल सामान्य सा पैटर्न करती हैं, जबकि यूरोप के लोग विशेष पैटर्न को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं जिसमें इन सब उल्लेखों की बात की गई है। तो कुल मिलाकर जब हम बात करेंगे इस प्रश्न की कि ग्लोबल साउथ का अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत हमें क्या बताता है, तो आप बताओगे ग्लोबल साउथ का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत है इसे हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला भाग है जिसमें आप विचारकों की बात करोगे, दूसरे में राजनीतिज्ञों की बात करोगे, तीसरे में लोगों की बात करोगे और चौथे में कुछ किताब के नाम लिख दोगे जो वहाँ पर लिखी हुई हैं। अब ये बात आती है जो ग्लोबल साउथ का अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत है, इसकी समस्याएं क्या हैं। तो जब हम ग्लोबल साउथ के अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत को पढ़ते हैं तो इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। पहली बात तो इसमें केंद्रीय संरचना का अभाव है। इसमें कोई एक सेंट्रल पावर नहीं है, कोई एक ऐसा नहीं है जिसमें सारी चीज़ें स्वयं हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी चीज़ से ग्रहण की गई हैं, अपना कहीं से भी कोई भी विचार नहीं है। ग्लोबल साउथ के अधिकांश देश राष्ट्र राज्य हैं जिन्होंने शासन व्यवस्था में पश्चिमी मॉडल को अपनाया है। देखिए हमने भी पश्चिमी मॉडल को ही अपनाया है, शासन व्यवस्था में ब्रिटिश शासन प्रणाली अपनाई है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था अपनाई है। ऐसे में अधिकांश देशों ने किसी ने अपनी नई राजनीतिक स्तर की शुरुआत नहीं की। किसी ने संविधान लिखा तो कॉपी करके लिख दिया, किसी ने न्यायपालिका ली तो किसी देश से कॉपी करके ले ली। और ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी बात की जाए तो इसमें चीन की अगर बात की जाए तो चीन इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा स्थापित कर रहा है। चीन अफ्रीका में सबसे बड़ा आज व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं परस्पर निर्भर हैं। चीन जहां एक तरफ तो ये कहता है कि अफ्रीकी क्षेत्रों का मैं विकास कर रहा हूं, उन क्षेत्रों में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो दूसरी तरफ उसका ये दृष्टिकोण ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत की सीमाओं की बात करेंगे, समस्याओं की बात करेंगे ग्लोबल साउथ के संदर्भ में, तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर कोई एक ऐसी सेंट्रल कमान नहीं है जो यहाँ की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। जितनी भी चीज़ें वो मोस्टली कहाँ से ली गई हैं, वेस्टर्न कल्चर से ली गई हैं। चाहे वो शासन की व्यवस्था हो, न्याय की व्यवस्था हो, विधायिका की व्यवस्था हो, सब कहाँ से ली गई है, पश्चिम से, ऐसा इनका मानना है। तीसरी बात यह है कि ग्लोबल साउथ का देश जो चीन है ये धीरे धीरे कर क्या कर रहा है, विस्तारवादी नीति को अपना रहा है। ऐसे में ये क्या कर रहा है, दूसरे देशों को व्यापारिक संबंध बना रहा है, लेकिन उन देशों में सबसे ज़्यादा ये निर्यात कर रहा है, जिसकी वजह से व्यापारिक लाभ इसको एक तरफा मिल रहा है। ऐसे में इसे कंट्रोल करने के लिए पश्चिमी देश हस्तक्षेप कर रहे हैं। चीन जब अफ्रीकी राज्यों में विकासात्मक भूमिका को दिखाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा लाभ चीन को ही है। इसे चीन का बीजिंग मॉडल भी कहा जाता है, वन बेल्ट वन रोड कहा जाता है इसे, जहाँ वो छोटे छोटे देशों को कर्ज जाल में बांध रहा है और फिर उन क्षेत्रों पर अपना कब्जा जताता जा रहा है। तो जो चीन की बढ़ती हुई समस्या है ये ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि अगर चीन कब्जा नहीं करेगा तो आप कर लेंगे, क्योंकि इन देशों को तो विकास करने की कभी भी अनुमति दी ही नहीं गई है। इन देशों को विकास करने का कभी भी मौका दिया ही नहीं गया है। आज चीन, कल ब्रिटेन, आज चीन, फिर कभी रूस और कभी अमेरिका, कोई ना कोई इन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता ही रहता है। ऐसे में ज़रूरत है यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण की, यहाँ के लोगों को अपनी अलग से एक अलग सोच की, एक आइडियोलॉजी की। तो यहाँ पे चैप्टर ये यहीं फिनिश होता है और आगे एक सारांश दिया है। तो अगर इस चैप्टर से प्रश्न ये आता है कि यूरो केंद्रिता से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत में यूरो केंद्रिता का क्या महत्व है, तो आई होप से इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। ग्लोबल साउथ दृष्टिकोण क्या है और इसकी क्या सीमाएं हैं, इस प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं। आई होप से लेक्चर समझ में आपको आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।